तो आप लोग को किसने बताया ये सब वोट करने के लिए? मुझे यहाँ पर ये गाड़ी आती है। ठीक है, थैंक यू बेटा। इस अनूठी और सराहनीय गौ सेवा की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। मेरे मन में कुछ विचार था कि गायों के लिए कुछ न कुछ किया जाए। एक गाय जानवर बहुत परेशान है, इसे हम गौ माता कहते हैं। सर ये परेशान है, तो समिति की ओर से 19 सितंबर 2019 को भबराला नगर में गौ ग्रास वाहन का संचालन कर दिया। दरअसल उसी साल 2019 में बबराला में मां गंगा जन कल्याण समिति नामक संस्था का गठन हुआ था, जिसके एक मजबूत स्तंभ हैं योगेंद्र सिंह यादव। बहुत बड़ा योगदान है उनका, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है। सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं। निजी योगदान बड़ा या छोटा हो सकता है, पर बबराला में घर घर जाकर गायों के लिए नियमित रूप से भोजन एकत्रित करने की समिति की यह सामूहिक पहल सचमुच सराहनीय है। आपने देखा ना कैसे बेसहारा गायों के लिए एक एक दाना अन्न का इंतजाम कराने में जी जान से जुटे हैं योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। अब देखिए कैसे मां गंगा की रसोई के जरिए उनकी कोशिश है जरूरतमंद इंसानों को लगभग मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की। मां गंगा की रसोई के माध्यम से मात्र 5 रुपए में यहां दिन का भोजन कराने की शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई। बबराला में 5 रुपए में सस्ते दर पर गरीबों के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। बबराला में नवगठित मां गंगा जन कल्याण समिति के अनुरोध पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने इस सराहनीय मानवीय पहल की शुरुआत 7 जून 2019 को अपने कर कमलों से की थी। तभी से संभल के ये सहृदय जिलाधिकारी महोदय अपने पूरे कार्यकाल के दौरान समिति के सभी सत्कर्मों के विशेष संबल बने रहे। जहाँ पर समिति के द्वारा 300 से 400 व्यक्तियों को पर डे खाने की व्यवस्था की जाती थी। आज भी हमारे देश में जब करोड़ों लोग रोज रात में भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, बबराला में संचालित यह मां गंगा की रसोई सचमुच पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की एक विशेष मुहिम है बेसहारा गायों के लिए आवश्यकतानुसार गौशालाओं के निर्माण करवाने की। रखरखाव का बजट है हर गाय पर प्रतिदिन 30 रुपए का खर्च। पर यह तो आप सब जानते हैं कि कोई भी सरकारी योजना बिना जन सहयोग के सफल नहीं होती। तो ऐसे में इस गौशाला में 300 से ज्यादा गायों के सफल रखरखाव के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा सकता है तो वो हैं योगेंद्र सिंह यादव। बीते साल 2020 में गणेश चतुर्थी के पावन दिन असदपुर गांव में इस बृहद गौशाला के श्री गणेश के साथ ही अब संभल जिले के इन बबराला और गुन्नौर इलाकों में आपको एक भी गाय बेसहारा सड़कों पर घूमती नहीं दिखेंगी। जिलाधिकारी महोदय जी ने मेरे गांव में एक गौशाला सैंक्शन करा दी। वो गौशाला बनी, उसका जिम्मा मां गंगा जन कल्याण समिति को ही सौंप दिया गया और हमने प्रशासन के सहयोग से जो गायें रोड साइड में इधर उधर घूम रही थीं उन सबको कलेक्ट करके और उस गौशाला में एकत्रित किया। सहकारिता विभाग में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद योगेंद्र सिंह यादव के पिता भी अपना अधिकांश समय इस गौशाला के रखरखाव में ही लगाते हैं। हालांकि अपने पुत्र पर गौरवान्वित हो वे भावुक हो जाते हैं, गले से शब्द नहीं फूटते। कितनी प्रसन्नता होती है ऐसे पुत्र को पाकर? विशेष से कह नहीं सकते। ऐसा करने में गौरव महसूस करते हैं कि हमारा लड़का अच्छा कर। बीते कुछ सालों में संभल जिले में सकारात्मक ऊर्जा का एक पुंज तैयार हुआ है। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा जन सहयोग पर विशेष बल दिया गया।
यह गौशाला भी उसी की एक बानगी है। योगेंद्र सिंह यादव जी, जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो माँ गंगा जन कल्याण समिति के पदाधिकारी हैं, और इन लोगों के मदद से हमने और भी अभी हम लोगों ने जो बृहद गौशाला बनाई थी असदपुर में, उस गौशाला के भी देखभाल का कार्य समिति को सौंपा और इन लोगों ने निरंतर उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रति गाय 30 रुपयों के सरकारी बजट के अलावा इन गायों के रखरखाव हेतु अतिरिक्त धन जुटाने के लिए समिति के अध्यक्ष भी विशेष रूप से सजग हैं। गौशाला भी स्टार्ट हुई है, उसके लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर से हमने कॉन्टेक्ट किया, गौशाला के लिए लोग देने को तैयार हैं और हमारी समिति के लोग भी निकालने का, समिति के लोग गौशाला की अलग से दें। इस गौशाला में लाए जाने के बाद कई गायों ने बछड़ों को जन्म भी दिया है। ऐसे में इस गौशाला के रखरखाव के लिए आर्थिक निर्भरता की दृष्टि से जल्दी ही यहाँ दुग्ध उत्पादों की व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी और काशी के दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती से तो आप अवश्य परिचित होंगे, पर आप में से शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि मां गंगा के तट पर ही उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बबराला के इस घाट पर भी नियमित रूप से भव्य आरती का आयोजन शुरू हो चुका है। विश्वास नहीं हो रहा तो आइए आपको दिखाते हैं, बस सूर्यास्त हो जाने दीजिए और फिर शुरू होती है भव्य गंगा महाआरती। इस भव्य गंगा आरती के पीछे सार्थक सोच थी तत्कालीन जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह की। और अगर माँ गंगा की महाआरती हम लोग कराते हैं तो क्षेत्र में लोगों के अंदर एक जागरूकता के भी भाव आएगा। माँ गंगा के प्रति लोगों के एक जो महात्म्य है गंगा माँ का, वो भी लोगों को जानने को मिलेगा। तट की सफाई भी होगी और एक सुंदर सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का वातावरण इस क्षेत्र में विकसित हो सकेगा। इसी सुंदर चेतना के विकास की दिशा में बबराला की मां गंगा जन कल्याण समिति ने जिलाधिकारी महोदय के सक्रिय सहयोग से साल 2019 में श्रावण महीने के प्रथम सोमवार को इस महाआरती का शुभारंभ किया। इसके सुचारू संचालन के लिए काशी से दीक्षित ब्राह्मण भी विशेष रूप से बुलाए गए। जी, हम लोग वहाँ काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और दशाश्वमेध घाट पर सायंकालीन को 6 बजे हम लोग गंगा आरती किया करते थे। तो वहीं सर समिति के कुछ सदस्यगण और बबराला से कुछ सदस्यगण समिति के वहाँ जा पहुँचे। तो वहाँ से इन लोगों का संपर्क हुआ, तो फिर हम लोग यहाँ आकर, और हम लोगों को करीब 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस महाआरती सहित समिति के अन्य सामाजिक धार्मिक कामों के सुचारू संचालन के लिए सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहता है। हमारे जो जितने सदस्य बने हुए हैं वो अपना हर महीने के लिए कुछ ना कुछ अपना अनुदान देती है। ज़्यादातर लोग 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये महीने तक देती है और कुछ लोग हैं जो वार्षिक शुल्क देती हैं जो 11000 से इत्यादि जाती है। गंगा आरती जैसे समिति के सदप्रयासों और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के सक्रिय सहयोग से इस समूचे क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। गंगा आरती से पहले जब गंगा जी पहुंचते थे तो हमारे यहाँ पर गंगा में बहुत ही बेकट दुर्घटनाएं होती रहती थी। कोई डूब गया, कोई मतलब कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। लेकिन जिस समय से हमने ये गंगा का असीम कृपा बनी है, तब से हमने आरती शुरू की है, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना का अभी तक नहीं। गंगा माँ की पूरी कृपा है। गंगा की माँ धार उधर बहती थी, आज बिल्कुल गंगा के किनारे बह रही है। और गंगे गंगे जो नर कहते भूखे नंगे कभी न रहते। बहुत सारी गंदगी हुआ करती थी यहाँ पर, एक तरफ डेड बॉडी जला करती थी, खड़े भी नहीं हो सकते थे। और जो भी डेवलपमेंट हुआ गंगा जन कल्याण समिति के आरती प्रारंभ कराने के बाद ही सब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ये हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इस क्षेत्र के लिए पूरा स्वर्ग बना दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी ये प्रेरणा दे करके क्षेत्र के लोगों के लिए और ये सारी चीज़ें रमणीक बना दी। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत ही रमणीक स्थान होगा, एक पर्यटक स्थल होगा। बबराला के जिस घाट पर गंगा आरती होती है उससे सटे 20 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर यारा नामक एक स्थानीय औद्योगिक इकाई के सहयोग से एक अनूठा पीस मेडिटेशन पार्क या शांति उपवन का निर्माण कार्य जारी है।
और उस उपवन के बाद वाली जमीन पर बैकुंठ धाम नाम से 12 प्लेटफॉर्म वाले एक अंत्येष्टि स्थल का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे उस भागवत कथा के बारे में जो इस असदपुर गांव में बीते 201 वर्षों से हर साल हो रही है। देखते रहिए, क्या बात है। मेरे पीछे है गंगा की अविरल धारा और बाईं तरफ असदपुर जाने का रास्ता। यहीं कहीं गंगा तट पर 1819 ईस्वी में एक ब्राह्मण ने स्नान पूजन कर मां गंगा से संतान प्राप्ति की इच्छा की। अपने परिवार द्वारा इसी गंगा तट पर 100 साल तक हर वर्ष भागवत कथा कहने की मन्नत के साथ। पर अब तो 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी क्यों जारी है उस वार्षिक भागवत कथा की श्रृंखला? आइए जानते हैं। ये हैं पंडित विजय कुमार तिवारी। गंगा तट के पास असदपुर गांव में बीते 35 सालों से प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। हर वर्ष कथा गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर सप्ताह भर चलती है, यानी सावन के महीने के पहले 7 दिन। इस वार्षिक भागवत कथा की शुरुआत इन्हीं के पूर्वजों में से एक पंडित कृष्ण राम जी गौड़ ने साल 1819 में गुरु पूर्णिमा के दिन ही की थी, जब मां गंगा ने इनकी मन्नत पूरी की। पंडित कृष्ण राम ने अपने लिए गंगा मां से एक संतान मांगी थी। उन्होंने मां गंगे से प्रार्थना की कि हे मां गंगे, यदि मेरे कोई संतान होती है तो मैं तेरे किनारे 100 वर्ष तक खुद व अपनी संतान से भागवत कथा कराऊंगा। पंडित कृष्ण राम की 2 संतानें हुई, वासुदेव और गंगा प्रसाद। भागवत कथा का सिलसिला पिता के बाद वासुदेव ने जारी रखा। वासुदेव के संतानहीन रहने पर उनके बाद गंगा प्रसाद के एक पुत्र ने इस वार्षिक कथा की जिम्मेदारी संभाली। कालांतर में इसी परिवार के एक वंशज नवल किशोर उर्फ बुलाकी राम जब उस भागवत कथा के 100वें वर्ष में कथावाचक की भूमिका में थे, तब उन्होंने एक नया प्रण लिया। उस 100वें वर्ष में जो व्यक्ति भागवत कह रहे थे, वो ये संकल्प लेके गए कि हमारा जब तक वंश चलेगा हम भागवत कथा कहते रहें। वो भागवत कथा निरंतर जारी है। 2019 में उसे 200 वर्ष पूरे हुए। उस साल 2019 में 200 वर्ष पूरे होने पर असदपुर गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। पर पिछले 200 सालों में से उस अति पावन भागवत कथा को बीते 35 सालों से हर वर्ष सुना रहे पंडित विजय कुमार तिवारी इतने भावुक थे कि बड़ी मुश्किल से उनके कंठ से एक एक शब्द निकल पा रहे थे। बस इतना ही कहूँगा कि सब लोग आशीर्वाद देते रहे और एक चलता रहे। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। महाभारत का एक अंश श्रीमद् भागवत गीता में केवल 18 अध्याय और मात्र 700 श्लोक हैं। उधर 12 स्कंद वाले श्रीमद् भागवत पुराण में 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। स्पष्ट है, श्रीमद् भागवत पुराण का फलक अत्यंत व्यापक है। पूरे ब्रह्मांड और पूरी मानवता का पूरा विवरण इसमें समाहित है, राम और कृष्ण की जीवन लीलाओं सहित। साथ ही इसमें भक्त, वैराग्य और मोक्ष के बृहद वर्णन भी हैं। एक बार में इतना सब कुछ समझ पाना आमतौर पर मानवीय सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसीलिए इस भागवत कथा को बार बार सुनने सुनाने की प्रथा है। असदपुर में बीते 200 से अधिक वर्षों से जारी इस पवित्र भागवत कथा के मौजूदा वाचक पंडित विजय कुमार तिवारी के बाद इनके पुत्र मनीष कुमार तिवारी इस उत्तरदायित्व को निभाने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। क्या आपने कभी सुना है कि 20-25 साल में मिलने वाली प्रोन्नतियां, प्रमोशंस किसी को महज 4-5 साल में मिल जाए, वो भी एक नहीं 2-2 जगह। अब आप इसे अद्भुत प्रतिभा कहें या फिर समाज सेवा का समर्पण, कि ऐसा सचमुच हो चुका है योगेंद्र सिंह यादव के साथ।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बबराला के इसी डिग्री कॉलेज से योगेंद्र सिंह यादव ने अपने करियर की शुरुआत एक लिपिक या क्लर्क से की थी। श्री योगेंद्र सिंह यादव लिपिक क्लर्क के रूप में थे, बाद में ये कार्यालय अधीक्षक नियुक्त किए गए। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। तो इतनी जल्दी किसी को क्लर्क से अधीक्षक बनते हुए नहीं मैंने सुना है 3-4 साल के अंदर, वो कैसे हुआ? इनका कार्य क्षमता और देखते हुए कार्य कॉलेज के प्रति समर्पण भाव देखते हुए हमारे महाविद्यालय प्रबंधन समिति ने इन्हें कार्यालय अधीक्षक नियुक्त किया। इस समय करीब 40 साल की अवस्था वाले योगेंद्र सिंह यादव ने ऐसी ही चमत्कारिक सफलता की कहानी एक और क्षेत्र में दोहराई। पूरे समर्पण वाले भाव से इस महाविद्यालय में सेवाएं देने के साथ साथ ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागरिक सुरक्षा विभाग की सबसे निचली सीढ़ी यानी वॉलेंटियर या एक स्वयंसेवक के रूप में साल 2013 में जुड़े। फिर अपनी मेहनत और समर्पण के बूते बिजली की सी तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। साल 2013 में वॉलंटियर या स्वयंसेवक, 2015 में स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन, 2016 में डिप्टी चीफ वार्डन और 2018 में चीफ वार्डन। ये एक वार्डन सेवा है जिसके ऑफिसर कमांडिंग योगेंद्र सिंह जी हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य आप द्वारा किए गए हैं। इसमें लगभग 555 वार्डन है और 3000 करीब फायर फाइटर हैं। ये सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा है क्या? 62 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उनसे निपटने के लिए सिविल डिफेंस का सेटअप किया गया था, जिससे मुख्य तौर पर जो है अफवाहों को फैलने से रोकना, आम जन संपत्ति के नुकसान को कम से कम करना और साथ ही जो है जो इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन लगातार बना रहे, ये सब उद्देश्यों को देखते किया गया था। लेकिन अब 2009 में जो है सिविल डिफेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको आपदा से जोड़ दिया गया। अब हर प्रकार की आपदा में सिविल डिफेंस वर्क करता है। स्वयं योगेंद्र सिंह यादव सिविल डिफेंस के अपने काम और इस साल सिविल डिफेंस के डीजी द्वारा दिए गए गोल्ड डिस्क सम्मान से काफी संतुष्ट हैं। डीजी सिविल डिफेंस सेंट्रल से डिस्क और प्रमाण पत्र ये मिलता है, तो सर पूरी यूपी में मात्र 7 लोगों को ये इस बार 6 दिसंबर को मिला है, जिसमें सबसे पहला नाम मेरा है सर। सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली सभी सामाजिक सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई मानदेय नहीं मिलता। फिर बबराला में मां गंगा जन कल्याण समिति के औपचारिक गठन होने और उसके महामंत्री चुने जाने के बाद पूरी तरह से समाज सेवा में ही समर्पित होने के लिए योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी डिग्री कॉलेज वाली नौकरी भी साल 2019 में स्वेच्छा से त्याग दी। ऐसे में सवाल ये कि इनका नियमित घर खर्च कैसे चलता है। घर चलाने के लिए सर मेरी खेती बाड़ी है और मकान मेरे बैंक है सर, उसके रेंट से खेती बाड़ी से सर मैं चलाता हूँ। मुझे सर बड़ा आदमी नहीं बनना, बस मेरे को जनसेवा करनी है, दाल रोटी मिल जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, सर मेरे लिए इतना ही काफी है। योगेंद्र सिंह के गांव असदपुर में निवासियों को इन पर गर्व है। बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि ऐसी प्रतिभाएं हैं जो लोग सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये गर्व की बात ही है, गांव के लिए भी, समाज के लिए भी। योगेंद्र सिंह जो है सर बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत धार्मिकता इनके अंदर भरी हुई है सर। सिविल डिफेंस है ही, खुद ही रहते हैं वो, तो सब अच्छा कार्य है। हमारे गांव में जो हमारे पशुओं के लिए भी जो व्यवस्था थी वो भी उनके द्वारा की जा रही है। एक प्राउड मोमेंट भी है और एक चैलेंज भी है आज के डेट में मेरे लिए, क्योंकि अगर पापा ने इतना अच्छा पोस्ट किया तो एज उनकी मतलब जो हम लेगेसी है आगे क्या ले जाएंगे, तो वही सब है। एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरों के लिए की जाने वाली निस्वार्थ सेवा का स्वाद क्या होता है, वो सुखद अनुभूति क्या होती है, यह योगेंद्र सिंह यादव जैसे बिरले ही अनुभव कर सकते हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी और सेवा भाव से ओतप्रोत योगेंद्र सिंह यादव और उनकी मां गंगा जन कल्याण समिति बबराला के बारे में जानकर आप बरबस ही बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।